नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द शरण अग्निहोत्री और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। यानी कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक कौन से होते हैं, किस तरह टीचिंग को अफेक्टेड करते हैं और हम इसे किस तरह से टैकल कर सकते हैं या दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है जो यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में आया था, और आपको ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए खुद से। और मैं आपको एक लास्ट में एक टिप यहाँ पर दूंगा जो कि आपको हो सकता है एग्ज़ाम में काम आएगी। तो इसको एक बार खुद से एक बार ट्राई करिए, और जो भी आंसर है आप उसको मन में सोचिए, और मैं इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर और विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि अफेक्टिंग टीचिंग यानी कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टॉपिक हम किस लिए पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस आपको इस बात से मैं समझा दूँ, आपका इंटरेस्ट हो सकता है बढ़ जाए कि इस टॉपिक के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है किसी न किसी रूप में, और आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। वैसे भी इन जनरल अगर देखेंगे तो एक टीचर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन 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 सी चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो एक टीचिंग के प्रोसेस को, लर्निंग लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं और उन पर बुरा असर भी डालती हैं, कई बार अच्छा असर भी डालती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है टीचर का। और टीचर किस तरह से एक टीचिंग को अफेक्ट करता है ये आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। और फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज अ फैसिलिटेटर। यानी कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस में, और वही जो है कन्वे करता है मैसेजेस को, वही बच्चों को सिखाता है, वही बच्चों को चीज़ें करना सिखाता है। और अब हम यहाँ पर टीचर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे। ये टीचर की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बहुत मैटर करती है। अच्छा टीचर होगा तो वहाँ पर उसकी एजुकेशन लेवल भी हाई होगी। यानी कि एक अच्छा डिग्री होल्डर जो होता है उसको कई सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है और कई सारे एरियाज़ में उसने डिटेल में पढ़ाई करी होती है, तो उसका पढ़ाने का तरीका और उसकी जो नॉलेज होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। ज़्यादातर देखा गया है इन जनरल यह देखा गया है कि जिसके पास डिग्री नहीं होती है और जिसके पास डिग्री होती है, अच्छे अच्छे से जिसने पढ़ाई करके डिग्री हासिल करी होती है, वो अच्छा टीचर माना जाता है। इन जनरल ये बात आती है। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है स्किल्स। स्किल से मतलब हमारा यहाँ पर टीचिंग स्किल्स से है, और किस तरह से एक टीचर बच्चों को अपनी बात बताता है और किस तरह से उनको उनके 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 पॉइंट ऑफ एरिया में, उनके इंटरेस्ट ऑफ एरिया में आके उनको चीज़ें समझाने का प्रयास करता है। और ये सबसे बड़ी खूबी होती है किसी भी टीचर की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर जो जिसके पास डिग्री नहीं है या उसके पास उतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, फिर भी कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी बातें समझा जाते हैं जो आपको एक क्वालिफ़ाइड टीचर नहीं बता पाएगा। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर मैटर करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कई बार सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी टीचर के लिए कि वो अपनी बात को कन्वे करे अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स के बीच में, और अपने स्टूडेंट्स को ये अपनी बात पहुंचाए। अगर एक टीचर है और अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, भले ही उसको कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल उसके पास हो, लेकिन अगर वो अपनी बात को बच्चों तक नहीं पहुंचा सकता है, अपनी नॉलेज को कन्वे नहीं कर सकता है, तो वो टीचर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है किसी भी मामले में। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। एक टीचर, ये जो फैक्टर है सबसे पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, सब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी बाद में आती हैं। सबसे पहला और बेसिक फंडा ये होता है कि टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो एक मैसेज को क्रिएट नहीं कर पाएगा, उसको क्लियरली बच्चों तक कन्वे नहीं कर पाएगा, पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी जो वो बता रहा होता है। अगर उसके माइंड में खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज एक टीचर को मस्ट से मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। एक टीचर की पर्सनालिटी है, उसके बिहेवियर है, उसकी डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन करता है क्लास में। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को बहुत ही हद तक प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
अगला जो फैक्टर है, और या इसको पिलर बोल सकते हैं, अगला पिलर है लर्नर। टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में सबसे बड़ा पिलर था टीचर, उसके बाद में सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लर्नर का। क्योंकि लर्नर वही होता है जो चीज़ें लर्न करता है, यानी कि जिसके लिए सारी चीज़ें हो रही होती है, पूरा प्रोसेस जिसके लिए कन्वे किया जा रहा होता है, वो होता है लर्नर। और टीचर अगर चीज़ें करता है तो किसके लिए करता है? लर्नर के लिए करता है, कि लर्नर के बिहेवियर में चेंज आए, उसके अंदर परमानेंट चेंज लाने की का ही प्रयत्न करते हैं सारे टीचर्स। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लर्नर्स किस तरह से अपने टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लर्नर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर आता है प्रीवियस लर्निंग, यानी कि एक लर्नर का प्रीवियस लर्निंग जो एक्सपीरियंस होता है, अगर वो अच्छा है तो वो चाहेगा कि उसे उसी तरह से पढ़ाया जाए या उसी तरह से चीज़ें समझाई जाएँ। और अगर वो अच्छा नहीं था तो उसको उसको ये चाह होती है कि वो किसी अन्य तरीके से पढ़े, नए तरीके से पढ़ाई करना प्रेफर करता है। और एक लर्नर की इंटेलिजेंस भी मैटर करती है, वो किस तरह से चीज़ों को गैदर करता है, गेन करता है, टीचर के द्वारा दी गई हुई नॉलेज को किस तरह से वो मेंटेन करता है, रिटेन करता है। ये उसके इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड करता है। और हर स्टूडेंट अपने ही तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है आपस में। और इसके अलावा भी कुछ लर्नर्स होते हैं जो अटेंशन नहीं देते हैं क्लास में, और इसके अलावा कुछ लोगों का तो इंटरेस्ट ही नहीं होता पढ़ाई करने में, कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा ऐसा करके बहुत सारे तरीके के लर्नर्स होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और कुछ और टॉपिक्स, कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे एक लर्नर का मोटिवेशन, उसकी मेंटल हेल्थ, और उसके लेवल ऑफ एस्पिरेशन, उसके अंदर की इच्छा होनी चाहिए पढ़ाई करने की, और चीज़ों को जानने की ललक होनी चाहिए, रेडीनेस बोलते हैं इसको। और ये सारी चीज़ें भी एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट करती हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को बहुत ही हद तक। और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करती हैं टीचर के बाद। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पिलर है उसको उसका नाम है सपोर्ट मटेरियल। यहाँ यहाँ पर इसका मतलब है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सारे मिलकर बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक सिलेबस और या कैरिकुलम का निर्माण करते हैं। उस कैरिकुलम और सिलेबस को ही हम यहाँ पर टीचिंग सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं। जो कंटेंट एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है किसी क्लास में, उसको हम टीचिंग सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट डालते हैं, जिस वो हैं यहाँ पर, देखते हैं इसको वन बाय वन। यहाँ पर है एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर जो मटेरियल दिया जा रहा है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए या टीचर को पढ़ाने के लिए, वो अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो उसमें चीज़ें कुछ पहले आ जाएंगी जो बाद में पढ़ाई जानी चाहिए थी, और कुछ इसके अलावा एक मैगजीन्स और टीचिंग मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड जो है, अगर चीज़ें जैसे आसान चीज़ें पहले होंगी और टफ़ चीज़ें बाद में होंगी तो एक बच्चे के लिए समझना आसान होगा, और वो कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को। वो सारी मैगज़ीन्स यहाँ पर आपको काम आएगी ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसके अलावा जो मटेरियल होता है उसकी उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो मटेरियल होता है उसमें लाइफ की लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझाना चाहिए। और इसके अलावा भी जो मटेरियल होता है उसकी सिमिलैरिटी होनी चाहिए रियल लाइफ से, और मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट पिलर है, वो है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी से मतलब हमारा यहाँ पर चीज़ों से है, जो मेथड्स होते हैं, नॉलेज नॉलेज को गैदर करने के जो मेथड्स होते हैं, या नॉलेज को कन्वे करने के जो मेथड्स होते हैं, उससे हमारा यहाँ पर मतलब होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड एक टीचर यूज़ करता है और जिसके थ्रू टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है अफेक्ट होता है। सबसे पहला है यहाँ पर रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब होता है उनको दोहराने के लिए बात करनी। जैसे टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई बच्चों को, फिर वो टीचर बोलता है कि अब इसको आप लोग एक बार खुद से दोहराइए। जैसे होता है कि टीचर कोई स्पेलिंग बताता है या कोई पहाड़ा याद करवाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर बच्चों से खुद ही बोलता है कि आप अभी इसको दोहराइए। तो इसी दोहराने वाले के प्रोसेस को हम रिसाइटेशन बोलते हैं। और रिसाइटेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। तो ये एक मेथड है लर्न कराने का, और ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बड़े बच्चों के लिए ऐसा नहीं कराया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। कई बार होता है कि चीज़ें जो मटेरियल होता है उसमें से
पूरा जो एज अ होल उनको बिग पिक्चर दिखाई जाती है कुछ बच्चों को या कुछ क्लास के बच्चों को। और कुछ बच्चों के लिए टीचर यूज़ करता है कि उनको पूरा एज अ होल पिक्चर ना दिखा के उनको कुछ पार्ट्स दिखाया जाता है जो प्रॉब्लम होती है उसके उसके लिए। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चों को खुद से लर्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है पढ़ाई करना, पढ़ाने का और मेथड है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी ऑफ मेथड्स है कि ये मेथड्स लगाए जा रहे हैं उनको सस्टेन किया जाए कई लंबे समय तक, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस भी एक मेथड आता है, यहाँ पर उनको प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रैक्टिस करने से उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है और वो अच्छे तरीके से लर्न करते हैं चीज़ों को। तो ये भी एक फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो पिलर है उसमें इंस्टीट्यूशन आती हैं। इंस्टीट्यूशन से मतलब यहाँ पर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी एक इंस्टीट्यूशन जिसमें टीचर और लर्नर आपस में मिलते हैं और चीज़ें लर्निंग टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कन्वे किया जाता है। वो पूरा जो बैकग्राउंड देता है वो एक इंस्टीट्यूशन देती है। और इंस्टीट्यूशन एक लास्ट, समझ लीजिए लास्ट पिलर है। और इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हमको कैरिकुलम मिलता है, कंटेंट मिलते हैं और सिलेबस मिलता है, जिसमें और टीचर को सैलरी वहीं से आती है और बच्चों को फ़ीस वहीं जमा करनी पड़ती है। यानी कि वो एक बैकग्राउंड देता है पूरी संस्था जो होती है, वो एक बैकग्राउंड देती है ये पूरी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को। तो इसीलिए यहाँ पर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या अफेक्ट करते हैं इसी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को, ये है पॉलिसी। एक इंस्टीट्यूशन या एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी होती है वो काफ़ी हद तक इनडायरेक्ट तरीके से ही अफेक्ट करती है, भले ही क्लिंग करती ज़रूर है। इसके अलावा कंटेंट तो पूरी तरीके से करता है। उसके बाद फैसिलिटीज़ जो होती हैं, एक क्लासरूम में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या एक इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज़ जो टीचर्स को मिलती है और लर्नर्स को मिलती है, वो भी एक कई काफ़ी हद तक टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, साइज़ ऑफ द क्लासेस, वेंटिलेशन ऑफ इन द क्लास, ये सारी चीज़ें भी कुछ हद तक टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। और इसके बाद में हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। पहला है अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। तो ये वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं सोशल कम्युनिटी कनेक्शन। देखिए स्कूल सोशल नहीं, सॉरी, स्कूल कम्युनिटी और कनेक्शन। स्कूल कम्युनिटी का कनेक्शन होगा तो इससे आपको टीचिंग लर्निंग में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसका डायरेक्ट कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन एक्टिविटी ऑफ स्कूल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स को जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कितना इंटरेस्ट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचिंग लर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, ये पूरा डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को। जो अगर सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं होगी टीचर को तो कैसे वो टीच कर पाएगा अपने स्टूडेंट्स को। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द कैरिकुलम मेंशन्ड एक्टिविटीज़, जो कैरिकुलम में मेंशन्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको कितनी बार कराई जाती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है एक इंस्टीट्यूशन में, ये कुछ हद तक इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए टीचर्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, ये तो बिल्कुल करता है, ये तो आंसर है ही है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है 1, 4 और 6। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आप 4 और 6 तो कंपलसरी होना ही था। ओके। और जो अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है वो भी होगा, क्योंकि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल जो होता है वो एक टीचर को क्या कहते हैं उसको, एक अच्छे तरीके से गाइड करता है और उनको एक अच्छा साधन देता है कि वो अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाए स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं हो सकता था। और पांचवा जो ऑप्शन है वो हो सकता था, लेकिन उसमें भी कुछ कमी है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर पाँचवें से अच्छा मुझे पहला लगा, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया। वैसे ये जो आंसर है जो वो तुम आपका क्या कहते हैं उसको, आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ था। तो आपको समझ में आया, जो नेट का एग्ज़ाम होता है ना वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको सही लग सकती है ऑप्शन, जो हो सकता है आपने दूसरा लगाया हो, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर वो यही है।
1, 4 और 6। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।